Hopefully is doing well. Today's target is to solve question number 5.22 और अगेन इट्स नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन। नॉर्मली जो सीजीएस का चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अंदर क्वेश्चन में आपके सीजीएस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड इनपुट्स दिए होते हैं, तो आपने सिंपली उन इनपुट्स को कैरी करना है और परफॉर्मे में लिखना है। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये परफॉर्मा था जहाँ पर हम मटेरियल कॉस्ट निकालते थे, जहाँ पर हम प्राइम कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सीजीएम निकालते थे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे। तो क्वेश्चन में डिफरेंट इनपुट्स दिए होते थे, तो वी वर रिक्वायर्ड टू पुट दोज इनपुट्स ओवर हेयर एंड अल्टीमेट टारगेट वाज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसके साथ आप यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन मार्क होते थे, कुछ मिसिंग फिगर्स होती थी, फिर हम उनको साइड की कैलकुलेशन से पूरा करके आंसर्स को इधर पुट करते थे और वो जो क्वेश्चन मार्क वाली आइटम्स थी उनको भी हम पूरा कर लेते थे। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन वे टू कैलकुलेट एनी इनपुट रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन के अंदर आए। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये सिर्फ 3-4 लाइंस का क्वेश्चन है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन। अभी जिन लोगों को विलिंगनेस है कि वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें नॉन ट्रेडिशनल वे से सीजीएस को सॉल्व करने के लिए, दिस इज़ वेरी सूटेबल फॉर हिम। इट्स अ स्किल एंड मेंटल एक्सरसाइज। तो आपका अगर ब्रेन डिस्पर्स हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, तो देन इट कैन बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, very beautiful question with which you can increase and enhance your intellectual qualities regarding CGS। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा, जस्ट 3-4 लाइन्स हैं। आपने क्या करना है, मैं अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल विच वी वर कैलकुलेटिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मगर in this question we will calculate CGS and income statement in non-traditional way। अलग तरीके से हम जाएंगे, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं एक ओवरऑल एक थीम आपको बता देता हूँ और उस थीम को समझने के लिए हम कुछ थोड़ा सा यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं एज एन एग्जांपल। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ ₹12 और आपको ये भी बात पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो उसकी कोई कॉस्ट होती है, तो लेस द कॉस्ट वो ₹10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ। तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस वो क्या होगा, आप सोचें जल्दी से कि अगर ₹12 की आप एक कमोडिटी बेच रहे हैं और 12 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ ₹10, तो देन व्हाट इज़ ₹2 इज़ योर प्रॉफिट। आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम आपने एक सेंस समझनी है, वो भी क्वेश्चन का थीम समझने के लिए। अ प्रोडक्ट विच वॉज बीइंग सोल्ड फॉर ₹12, द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ 10, ₹2 इज़ योर प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक मिसहैप हुआ, यानी क्वेश्चन के अंदर जो स्टोरी वो बता रहा है कि एक मिसहैप हुआ। सेल प्राइस जो है दैट इज स्टिल 12, बट ड्यू टू एनी रीज़न कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इनिशियल कॉस्ट वाज 10 बट नाउ कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीज टू 11। तो व्हाट विल हैपन, 11 व्हाट विल हैपन व्हेन कॉस्ट इज़ इंक्रीज्ड। आप ये समझें कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया या गैस का ख़र्चा कुछ ज़्यादा आ गया, तो अगर आपके ख़र्चे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट इज़ 1। यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट करता है कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 10 की बजाय 11 हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, बट स्टिल यू आर डिटरमिन्ड टू गेट द सेम प्रॉफिट विच यू वर अर्निंग इन पास्ट। यानी अब ये जो ₹1 प्रॉफिट है ना, वो कहता है मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे ₹2 ही प्रॉफिट चाहिए। अब उसके लिए पहले सिंपल गेम्स आप मुझे बताएं कि आप क्या कर सकते हैं कि इस वक्त भी आप ₹2 प्रॉफिट कमाएं। तो पॉसिबली आपके दिमाग में कुछ बात आएगी कि आप उसकी सेल प्राइस बढ़ा दें और उसको 13 कर दें,
कॉस्ट चाहे 11 रहने दें तो 2 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एक्सपेंसेस कम कर दें तो वापस 10 पर लेकर आएँ तो 2 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे मैंने क्या पूछा है कि उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, उससे प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है, बट स्टिल ही वांट्स टू गेट द सेम प्रॉफिट एज ही वाज अर्निंग इन द प्रीवियस पीरियड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप चाहें कि सेल प्राइस 12 के बजाय 13 कर दें तो व्हाट विल हैपन। आप चूँकि एक मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई तो पीपल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपको ये भी बात पता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो आप प्राइस 13 करेंगे तो लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना ही छोड़ देंगे, वो अल्टरनेट ढूंढेंगे। क्योंकि आपकी प्राइस ज़्यादा है तो जहाँ प्राइस कम है वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन नॉट चेंज सेल प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। अच्छा, आप कॉस्ट तो कम करें, आप फिर कॉस्ट एक्चुअली इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल ड्यू टू इनपुट्स। फ़र्ज़ करें कि बिजली महंगी हो गई है तो क्या आप सरकार से लड़ेंगे, वापडा से लड़ेंगे, लेस्को से लड़ेंगे? तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट दीज अथॉरिटीज़। बिजली बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट चेंज सेल प्राइस बिकॉज ऑफ कंपटीशन, यू कैन नॉट चेंज कॉस्ट प्राइस बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो व्हाट यू कैन डू, आपको 2 रुपीज़ प्रॉफिट पहले आप अर्न कर रहे थे, आपको अब भी 2 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप करेंगे क्या? ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट हार्ड वर्क। यू वर वर्किंग फॉर 8 hours a day and now you have decided to work 10 hours a day, 18 hours a day, or double the work you will start. Why? You were producing only 1 unit initially, now you will produce 2 units. Second unit will be sold for rupees 12, its cost price would be 11, and ultimately you will get a profit of 1. So what will happen? You were selling only 1 unit and you were getting a profit of rupees 1. Now you are selling 2 products and you are getting profit of 1 plus 1. One from first product and one from second product, and ultimately you are getting same profit which you were earning in your previous period, 2 rupees. तो अब आपको बात समझ आ गई होगी थीम के हिसाब से कि अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है, कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11, कॉस्ट इंक्रीज हुई, ना घबराएं, अपनी मेहनत ज़्यादा करें। इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1 प्रोडक्ट यू विल सेल 2 units एंड यू विल गेट द सेम प्रॉफिट। अब वापस अपने क्वेश्चन में है, हमारे क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम है कि उसकी एक कॉस्ट प्राइस थी पहले, वो कॉस्ट प्राइस अब इंक्रीज हो गई है, लेकिन ही वांट्स टू अर्न सेम ग्रॉस प्रॉफिट एज ही वाज अर्निंग इन द प्रीवियस पीरियड। ये बात समझ में आ गई है? अब मैं क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट आपके सामने करता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉस्ट जो ओल्ड कॉस्ट है पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस ओल्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद अब जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो गई। उस इंक्रीज होने के बाद चूँकि अब वो महंगा हो गया तो आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें। जैसे आपने यहाँ कहा कि आपकी कॉस्ट 10 थी तो वो 11 हो गई। अब आप एक की बजाय 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो सेम जीपी आपको मिलेगा। तो सेम अब हम यहाँ पर भी करेंगे, एक ओल्ड कॉस्ट थी, कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे सेम ग्रॉस प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। आपको थीम समझ में आ गया होगा। अब हमने इस काम को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। सबसे पहले तो हम ओल्ड कॉस्ट की तरफ जाएं कि कॉस्ट थी कितनी। उसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ, ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ से चेक करें, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर अल गफूर इंडस्ट्री सोल्ड 30,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 750। तो ये आपके पास सेल प्राइस आ गई 750। क्या आपको ये बात पता है, यहाँ से हम चूँकि सॉल्व करना शुरू हो रहे हैं, थोड़ा सेपरेटर लगा देते हैं कि इससे नीचे कैलकुलेशंस हैं। क्या आपको ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप सेल्स में से सब्सट्रैक्ट कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दें, जगह बचाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दें तो आपके पास जीपी आ जाता है। ये ध्यान से पढ़ें, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से कॉस्ट लेस कर दें तो जीपी निकल आता है। यहाँ पर भी आपने ये लिखा सेल में से कॉस्ट लेस कर दें तो प्रॉफिट निकल आता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब जो बात आपको वो कह रहा है, ये जो 750 है इसको आप पहचाने, ये 750 क्या चीज़ है। अभी रीडिंग की है और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है
कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है। यहाँ से आपको वर्ड मिल गया कि वो सेल करता है और सेल प्राइस है 750। यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आप फ़र्ज़ कर लें उसे जीपी, और वो इक्वल कर रहा है सेल प्राइस। सेल प्राइस आपको पता चल गई है 750। अब जो माइनस कॉस्ट करनी है उसके लिए अब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट, लें जी हमें दूसरा हिंट मिल गया कि वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33 इंटू 1/3% ऑफ सेल्स। यहाँ देखें 33 इंटू 1/3% ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको तो कॉस्ट पता ही नहीं है, तो आप कॉस्ट यहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में आए, आपको जीपी पता चल गया, यहाँ पर चेक करें जीपी के बारे में वो क्या आपको कमेंट कर रहा है। अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने जीपी का नाम दिया। अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33 इंटू 1/3% ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर यहाँ चेक करें, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ था, वहाँ पर हम लिख देते हैं 33 इंटू 1/3% ऑफ सेल्स। वो खुद बता रहा है कि इतने परसेंट सेल का लें। ये जीपी की जगह पे लिख दिया, आगे इज़ इक्वल टू की जगह इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट आपने 750 की जगह 750 लिख दिया, और उससे नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट है, वो अभी तक आपको पता नहीं है, तो आप कॉस्ट ही उसकी जगह पर लिख दें। पहचान गए हैं आप। अभी तक हमने पहला स्टेप ये लिया, जीपी हमारा इज़ इक्वल टू है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जीपी इज़ इक्वल टू जीपी मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, सेल पीछे बुक में दी हुई थी 75, कॉस्ट की जगह कॉस्ट ही लिखा। जीपी का भी हिंट मिल गया कि अगर आप 33 इंटू 1/3% सेल का लें तो जीपी निकल आता है। 750 एज इट इज़ उतारा, और कॉस्ट अभी तक हमें नहीं पता। अच्छा, अब आप ये देखें यहाँ पर जो 750 है वो क्या चीज़ है, सेल्स। तो मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ 33 इंटू 1/3% यानी डिवाइडेड बाई 100। इसका आंसर क्या आता है, आप 33 को 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.3333 इस तरह करके आ जाएगा। और 33 इंटू 1/3 का क्या मतलब है, आप पहले 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें, +1 करें, 100 को 3 पे डिवाइड करें तो 33 आता है। 33 को 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.33333 ये आ जाएगा। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई है? मैंने आपसे कहा 33 इंटू 1/3 है, तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99, 99 में 1 प्लस किया तो 100, 100 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास 33 आ गया। और परसेंट के लिए आपने 100 पे डिवाइड करना, तो 33 डिवाइडेड बाई 100 0.3333 ये आ गया। और उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सेल से। सेल आपको गिवन है 750, अब देखें इज इक्वल टू करें, और अगले जगह पे लिखा हुआ है 750, वो 750 लिखा रहने दें। नेक्स्ट लिखा हुआ है माइनस, और फिर उसके आगे कॉस्ट। देखें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। अब अगला काम हमारा ये है कि ये जो 0.333 है इसको 750 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, बाद ऊपर में लिख देंगे। आपने क्या करना है, 0.3333 और 666 को कभी आपने राउंड नहीं करना, जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 750 के साथ तो आंसर आपके पास आ रहा है 250। अब जो ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे मुझे चूँकि पता चल गया है कि 0.333 मल्टीप्लाई बाई 750 250 आता है, उससे आगे इज़ इक्वल टू है, उससे आगे 750 है, और उससे आगे कॉस्ट है, तो मैं कॉस्ट ही लिख देता हूँ। नहीं जी, अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ध्यान से देखें, ये जो 750 इसके साथ हो रहा है ये माइनस है, मैं कॉस्ट को इधर लेके आ रहा हूँ तो कॉस्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो 250 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, पहले मैं इधर लेके आता हूँ कॉस्ट को, तो 250 प्लस कॉस्ट और इज इक्वल टू क्या रह गया, उधर अकेला 750 यहाँ पे पोस्ट कर दें तो आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको जगह मिल गई है। ध्यान से देखें ज़रा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने ये 250 इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, जब आप इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, पहले ये पुराना जो हमने कैलकुलेट किया उसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अकेली कॉस्ट बची, आगे इज़ इक्वल टू
750 था और हमने जो ये 250 है इधर लेकर आए तो वो माइनस हो गया 250। इस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं और वो क्या 750 में से 250 निकाले तो आपके पास आप क्या कर रहे हैं 750 में से 250 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ गया 500। इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आते हैं, बोल्ड कर देते हैं। लेकिन जी ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपने क्या निकाला है, इसको आप बोलेंगे कि ये हमने कॉस्ट की कैलकुलेशन की है या कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन की है। ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप किया वो हमने सिर्फ कॉस्ट निकाल लिया अभी। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पहले कॉस्ट थी 10, अभी तक का जो स्टेप है ये सिर्फ वो निकला है, तो ये हमारी ओल्ड कॉस्ट निकल आई, जैसे हमने पहले स्टेप में कहा था ओल्ड कॉस्ट। अब देखते हैं कि इसके अंदर इंक्रीज़ के लिए वो क्या सिचुएशन आपको दे रहा है। तो समझाने के लिए वो आगे बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें इतना मटेरियल है, उसके अंदर इतनी लेबर है और उसके अंदर जो 10% है वो FOH है। यानी कि 3 चीज़ें आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH है और उनकी परसेंटेजेस दी हुई हैं 50, 40 और 10। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो 50% है वो मटेरियल है, 40% लेबर है और ये जो 10% है आगे देखिए 10% ये FOH है। वापस इस क्वेश्चन के अंदर आए, आपके पास जो ओल्ड कॉस्ट है, अभी हम ओल्ड पे ही चल रहे हैं, वो है 500। यहाँ पे आप पोस्ट करके लिख दें द कॉस्ट इज़ 500 और इस कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें मेंशन करने के लिए वो बोल रहा है। तीनों चीज़ें कौन सी, मटेरियल, लेबर और FOH है। तो आपके पास 3 चीज़ें होंगी, मैं उनके लिए कुछ सेटलमेंट्स कर देता हूँ। पहली जो चीज़ है वो मटेरियल है और उसने साथ में मेंशन कर दिया है कि जो मटेरियल है वो 50% है। नज़र आ रहा होगा आपको, हम लिख देते हैं साथ में कि मटेरियल 50% है। फिर वो कह रहा है कि लेबर है इसके साथ, और लेबर की परसेंटेज यहाँ से चेक करें, वो नज़र आ रहा होगा 40% लेबर, साथ में आप मेंशन कर दें कि 40% लेबर है। फिर उसके बाद आप मेंशन करें कि FOH, और FOH की परसेंटेज आपको ये नज़र आ रही है लास्ट में कि 10% जो है वो FOH है। मटेरियल, लेबर, FOH होती तीनों चीज़ें। साथ में आप मेंशन कर दें कि जो FOH है वो 10% है। अब सीन क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपको पुरानी कॉस्ट दी गई और पुरानी कॉस्ट के अंदर आपको मेंशन किया गया है ये पुरानी कॉस्ट है, इसके अंदर मटेरियल इतना है, लेबर इतनी और FOH इतना है। अब इनकी अलग-अलग प्राइस हम निकालते हैं। क्या करने लगे हैं, पूरी कॉस्ट थी 500 और 50% इसमें मटेरियल है। 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब होता है 0.5। मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब लेबर की कॉस्ट निकालने के लिए ये टोटल कॉस्ट थी 500 और आप इसमें जो 40% है वो सिर्फ लेबर है। 40% का मतलब क्या होता है, 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.4। और उसके बाद FOH है, ये टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट को का 10% जो है वो FOH है। तो मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.1। इस तरह से आपके पास ये कॉस्ट आ गई। अब इसको टोटल 500 के पास होना चाहिए इन तीनों को मिला के, तो 250 प्लस 200 प्लस 50, तो आपके पास 500 आ गया। ओके, अब इसको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इसको रेज़ भी कर देते हैं, हमने चेक कर लिया कि वो 500 आ गया। अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या सीखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओल्ड कॉस्ट है। और आप देखिए थीम क्वेश्चन का हमारा क्या था, हमने सबसे पहले ओल्ड कॉस्ट ढूंढनी है और उसमें कॉस्ट इंक्रीज़ करनी है। हमने ओल्ड कॉस्ट ढूंढ ली और उसमें मटेरियल और लेबर और FOH कितना है वो भी हमने चेक कर लिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर वो बात कर रहा है फॉर द कमिंग ईयर, ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ से पढ़ रहे हैं। फॉर द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट विल इंक्रीज़। यही बात हम डिस्कस कर रहे थे
कि वो लेबर और एफओएच इंक्रीज़ होगा और उसके लिए तीनों की परसेंटेज दे दी 20, 15 और 10। यहाँ क्वेश्चन करने से पहले व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, इनिशियल कॉस्ट थी उसकी 10, अब इंक्रीज़ होके 11 हो गई है। इनिशियल कॉस्ट थी 500, अब हम उसको कहेंगे कि कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगी है और उसका रेट उसने यहाँ पर फाइनल कर दिया हुआ है। ये हम सेंटर में करके इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इंक्रीज़ किस में, वो फिर दोबारा से कह रहा है कि मटेरियल की प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई है और कितने परसेंट है वो आप यहाँ से चेक करें। यहाँ वो बता रहा है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मटेरियल, फिर लेबर और फिर ओवरहेड। देखें आप, सबसे पहले बात हो रही है मटेरियल की, फिर लेबर की और फिर ओवरहेड की। इसीलिए जो ये परसेंटेजेस दी हुई हैं, ये सबसे पहली परसेंटेज फिर किसकी होगी, ये मटेरियल, ये लेबर और ये एफओएच की होगी। तो 20% मटेरियल है। आप यहाँ पे पहले नोट कर लें कि मटेरियल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 20% है। पहले स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बाद में पता चले हमने क्या कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद लेबर है और लेबर की जो परसेंटेज गिवन है वो दरमियान वाली 15% है। आप यहाँ मेंशन कर दें कि वो 15% है। और उसके बाद एफओएच को भी आप मेंशन कर दें, एफओएच कितने परसेंट है, 10% है। तो आप साथ में मेंशन कर दें कि ये 10% है। अच्छा जी, क्या चल रहा है अभी तक, ये आपके पास ओल्ड कॉस्ट है और ये इंक्रीज़ हो रही हैं प्राइसेस अलग अलग तरीके से, यानी कि जो मटेरियल है वो 20% इंक्रीज़, लेबर 15 और एफओएच 10%। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इंक्रीज़ क्या हो रहा है। गौर से बात को समझना है आपने। आपके पास थी प्राइस मटेरियल की 250 और उसमें 20% इंक्रीज़ हो रहा है। 20% का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.2। इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 0.2 के साथ, तो मटेरियल में इंक्रीज़ हो गया 50, लेबर में 50%। ये लेबर की प्राइस थी 200 और इसमें 15% इंक्रीज़ हो गया। 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 100 और वो अल्टीमेटली 0.15, तो आपने 0.15 यहाँ लगा दिया। एफओएच में 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पर एफओएच था 50 और इसमें 10% इंक्रीज़ करें। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 100, वो हो गया 0.1। तो ये इंक्रीज़ आ गया यहाँ पर। देखिए मटेरियल 250 का था, उसमें अब यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ 50 का। 200 की लेबर थी, उसमें इंक्रीज़ हुआ 30 का। 50 का एफओएच था, उसमें इंक्रीज़ हुआ 5 का। अब ये जो टोटल इंक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ, यहाँ से चेक करें कि 50 प्लस 30 और प्लस 5, ये टोटल इंक्रीज़ हो गया 85 का। अब जो न्यू प्राइस है वो कितनी होगी, न्यू कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आएगी, उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे। आपके पास पुरानी कॉस्ट थी 500 की, उसमें जो इंक्रीज़ हुआ 85 का, ये आपके पास न्यू कॉस्ट आ गई 585। बोल्ड कर दें और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इस तरफ ले आते हैं। तो ये आपके पास अगला स्टेप हमें पता चल गया कि न्यू कॉस्ट प्राइस जो है वो 585 है। आप यहाँ पे बेशक थोड़ी देर के लिए रुकें और थीम समझें कि ये ओल्ड कॉस्ट थी, उसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच था। इन तीनों में कुछ कुछ इंक्रीज़ हुआ, टोटल इंक्रीज़ 85 हुआ। तो 500 ओल्ड में 85 इंक्रीज़ जमा करें तो ये न्यू आपके पास प्राइस आ जाएगी। इसको भी हम इधर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास ओल्ड प्राइस थी। ठीक है, यहाँ रुक के अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लें। फिर हम उसके बाद आप बेशक उसको ब्रेक दे दें वीडियो को, और बाद में थोड़ी देर के बाद जब अच्छी तरह समझ में आ जाए तो दोबारा वीडियो को प्ले ऑन कर दें। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात ये हुई कि 500 ओल्ड कॉस्ट थी और 585 हो गई, यानी कि हमने यहाँ पर जो एग्जांपल में देखा था 10 कॉस्ट थी, अब 11 हो गई है। तो ज़ाहिर है हमारा प्रॉफिट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमने जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए तरतीब क्या निकालनी है, कैलकुलेशन हम करने लगे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। मैं पुरानी चीज़ें ही आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपके पास सेल प्राइस है, उसमें से लेस करें अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अभी भी मैं वही बात लिख रहा हूँ जो पहले मैंने ऊपर लिखी। सेल में से लेस करें
CGS तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो आपने यहाँ पर भी लिखा, सेल में से लेस करें कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। ऑलराइट, अब ये मैं क्यों करने लगा हूँ, अब मैं टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगा हूँ कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था कितना पुराना, और ये मैंने सारा कुछ ओल्ड के हिसाब से करना है। साथ में मैं मेंशन कर दूँ, ये ओल्ड है कॉस्ट, ओल्ड ही सेल प्राइस है, और ओल्ड ही हमारे पास जीपी आएगा। तीनों चीज़ें हमने ओल्ड ढूंढनी है। सेल ओल्ड प्राइस, देखिए वापस क्वेश्चन में आए, हमारे पास जो सबसे ऊपर दी हुई है ये 750 रुपये सेल प्राइस है, और कितने यूनिट्स वो बेच रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आप चेक करें 30,000 यूनिट्स वो बेच रहा है। तो इसी तरह से आप इधर आएँ और मेंशन करें कि आपकी जो सेल प्राइस है वो कैसे निकलेगी। आपके पास यूनिट्स हैं 30,000 और हर यूनिट की सेल प्राइस भी उसने साथ में मेंशन की हुई है, और वो हमने पहले ही देख ली थी 750। ये सेल प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर 750 से, तो आपके पास टोटल सेल प्राइस, ये टोटल की बात हम कर रहे हैं। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको यूनिट्स जो गिवन है वो 30,000 ही रहेंगे, और ओल्ड कॉस्ट कितनी है वो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ओल्ड कॉस्ट हमने निकाल ली हुई है 500। उसी 500 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ओल्ड जीपी निकल आएगा। अब ये स्टेटमेंटल फॉर्म हो गई इसकी। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं, और करना क्या है, हमने जो इधर लिखा हुआ है 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 750 के साथ, तो आपके पास ये सेल प्राइस आ गई। और फिर आपने 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब आपके पास जो जीपी आएगा वो कैसे आएगा, सेल में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जीपी आपके पास आ जाता है 7,50,000। ये ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास निकला है। अब आप जाहिर है कि सोचेंगे कि ये हमने क्यों निकाला, ये रीज़न कुछ देर के बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जो टोटल जीपी आपका है वो आपको बताना चाह रहा है कि उसको सेम जीपी यही वाला चाहिए, चाहे आपकी कॉस्ट बढ़ गई है कम होगी। क्या समझा है, ये 500 ओल्ड कॉस्ट थी, अब कॉस्ट होगी 585। ये पुराना जीपी है, अब भी उसको इतना ही जीपी चाहिए फॉलो करने के लिए। लें जी, एक स्टेप हमारा और भी कंप्लीट होता है। हम इसको यहाँ से कंप्लीशन के लिए सेपरेटर लगा देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप अब आगे देखते हैं क्या करना है। लें जी, जो फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ वो मैं पुराना ही लिखना है, लेकिन इसको एक देयर विल बी अ ट्विस्ट एंड वी विल चेंज दिस फार्मूला। आपको ये पता है कि जीपी कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स में से कॉस्ट निकाल दें तो आपके पास जीपी आ जाता है। ऐसे ही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, जीपी पर यूनिट अगर निकालना हो, जीपी पर यूनिट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा फार्मूला है, ऊपर वाले फार्मूले को ही मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आप जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है सेल्स पर यूनिट में से अगर आप माइनस कर दें कॉस्ट पर यूनिट को, तो आपके पास जीपी पर यूनिट आ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, जीपी अगर पर यूनिट आपको चाहिए तो आप सेल्स पर यूनिट में से कॉस्ट पर यूनिट अगर माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल जो चीज़ आएगी दैट वुड बी जीपी पर यूनिट। ये बात फॉलो की है आपने, वही फार्मूला है, सिर्फ मैंने पर यूनिट लगा दिया साथ में। जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ जीपी इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, वही फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, लेकिन साथ में जीपी पर यूनिट लिख दिया, सेल पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये नीचे प्रिंट थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें जो काम की चीज़ लिखी हुई है वो ये 85 है। इसको आप अच्छी तरह से देख लें कि ये 85 क्या चीज़ है। अब ये न्यू सेल प्राइस आपके पास आ गई। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर जो सेल प्राइस इज़ फिक्स्ड, और छोटा कर देता हूँ,
अब यहाँ से आप देख सकते होंगे कि मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो सेल प्राइस है, न्यू सेल प्राइस इज़ फिक्स्ड 850। न्यू सेल प्राइस इज़ फिक्स्ड 850, ये नई सेल प्राइस है, इसी को टेक ओवर करना है हमने। तो आप ये जीपी पर यूनिट जो है इसको यहीं पे लिखा रहने दें, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है जीपी पर यूनिट वो इक्वल है किसके, जीपी पर यूनिट, और उसके लिए सेल प्राइस जैसे हमने यहाँ पे ढूंढी 850 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 850 और इसमें से आपने कॉस्ट लेस करनी है। जो कॉस्ट आपने न्यू निकाली हुई है वो देखें, ये न्यू कॉस्ट आपने निकाली 585, वही 585 आप यहाँ पर पुट करेंगे। 850 माइनस क्या कॉस्ट निकाली 585, वही 585 यहाँ पे पुट कर लें। अब नीचे आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपने क्या करना है 850 माइनस 585 कैलकुलेशन करें, ये आपके पास अमाउंट आ गई है जिसको आपने कैलकुलेट किया और ये क्या निकला है जीपी पर यूनिट। एक यूनिट का जीपी आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया है, ये है जीपी पर यूनिट, तो पर यूनिट जीपी आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो 265 है। आप समझेंगे या आप ए पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब इधर हमारा एक और स्टेप होगा और वो मैं दोबारा लिखने लगा हूँ कि पर यूनिट जीपी ये कैसे निकलता है। एक और इसका फार्मूला है, अगर आप सेल्स को डिवाइड कर दें यूनिट सोल्ड पर, ये सेकंड फार्मूला है, इसको ध्यान से देखें। एक और फार्मूला हमारे सामने है कि पर यूनिट जीपी जो है वो कैसे निकलता है, अगर आप सेल को डिवाइड कर दें यूनिट सोल्ड के ऊपर। पर यूनिट जीपी हम यहाँ निकाल चुके हुए हैं और जो ऑलराइट यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा था पर यूनिट जीपी जो है वो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर यूनिट सोल्ड। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैंने लिखना ग्रॉस प्रॉफिट था लेकिन लिखा गया वहाँ सेल्स। इसको ज़रा गौर से पढ़ें, पर यूनिट जीपी कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर यूनिट सोल्ड। इसमें जो पर यूनिट जीपी है 265 वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हुए, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप ऊपर क्वेश्चन के अंदर पहले से निकाल चुके हुए टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके पास आया हुआ है 750,000। ओके, ये आपके पास निकला हुआ है पर यूनिट जीपी, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 265 और इज़ इक्वल टू, आगे ग्रॉस प्रॉफिट भी आप निकाल चुके हो, देखें ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला ओल्ड, तो वो कह रहा है कि मुझे यही ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो आप वही वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो पुराना है उसी को टेक ओवर करेंगे और आप वो प्राइस लिख देंगे जो आई हुई है 75 लाख है, तो आप भी लिख दें 75 लाख। और फिर इससे आगे लिखा हुआ है डिवाइड, तो आपने डिवाइड करना है, लेकिन आपको यूनिट सोल्ड नहीं पता, तो यूनिट सोल्ड आप यहाँ पर करें। क्वेश्चन का थीम क्या था वो हमने यहाँ से देखा था कि अगर आपकी कॉस्ट 10 की बजाय 11 हो जाए तो आपने स्टेप क्या टेक ओवर किया, इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1 यूनिट यू विल नाउ सेल 2 यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर भी यही मसला है कि आपको ये जो यूनिट सोल्ड हैं ये पता करने हैं सेम जीपी निकालने के लिए। अब आप गौर कीजिए ज़रा, ये जो यूनिट सोल्ड है ये इधर क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला स्टेप मैं टेक ओवर करने लगा हूँ, वहाँ क्या लिखा हुआ है सिर्फ 265, इसको ओके, तो इसको आगे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो इधर मैं क्या कर रहा हूँ यूनिट सोल्ड डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूनिट सोल्ड से आप मल्टीप्लाई कर दें इज़ इक्वल टू, वहाँ क्या बचेगा 75 लाख, वो वैसे का वैसे वहाँ लिखा जाएगा 75 लाख। ओके, अब आगे चेक करें कि ये जो 265 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली एक्टिविटी हम करने लगे हैं, यहाँ क्या बचा सिर्फ यूनिट सोल्ड और इज़ इक्वल टू क्या होगा 75 लाख, और इसको आपने डिवाइड करना है 265 के ऊपर।
अब फाइनल आंसर आप निकाल लें जो आपके पास आ रहा है। क्या करना है, आप 75 लाख डिवाइडेड बाय 265, तो ये आंसर आपके पास आ गया 28301। इसको बोल्ड करते हैं। ये आपने निकाला क्या है, यूनिट सोल्ड। हमारा क्वेश्चन भी यही था, वो यही आपसे पूछ रहा था जो मैंने आपको यहाँ थीम में बताया था कि अगर कॉस्ट 10 से 11 हो जाए तो कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाए जाएं। तो अब कॉस्ट चेंज हुई, उसकी वजह से यूनिट सोल्ड भी आपने यहाँ पर चेंज कर दिए और यूनिट सोल्ड है 28301। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, अगर आपने लिखना हो 28301.8 है तो आप लिखें 28302। ओके, ये हमारे पास आंसर है। अब इसी आंसर को हमने चेक करना है पहले यूनिट सोल्ड में। चूँकि आपने जिस प्राइस को टेक ओवर किया वो ये 850 थी, और इसका आंसर आप नीचे चेक करें, जो ए पार्ट का आंसर है वो क्या है, 28302 आपके सामने आया हुआ है आंसर। थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। 28302, दूर से शायद थोड़ा सा इसका प्रिंट ख़राब है, आप ध्यान दीजिएगा। 28302 है और हमारा आंसर भी 28302 है। ओके, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चूँकि उसने यहाँ पर दो पार्ट्स आपसे कहे हुए हैं, दूसरा पार्ट क्या है, अगर प्राइस पहले आपने 850 रखी हुई थी, अब प्राइस वो कह रहा है कि 875 रखो, प्राइस अब चेंज करनी है। हमने जो ये यहाँ से ये इतना स्टेप किया है, ये स्टेप हमने रिपीट करना है। और अब हम यहाँ पर बी पार्ट कर रहे हैं, और बी पार्ट के लिए अब आपको क्या करना है, सेम स्टेप्स वही दोहराने हैं जो आपने ऊपर दोहराए थे। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। तो जीपी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सेल में से माइनस करते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और इसके साथ अब मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर जीपी पर यूनिट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सेल्स पर यूनिट में से लेस करेंगे, सेल्स पर यूनिट में से लेस करेंगे कॉस्ट पर यूनिट को। यही फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, प्रैक्टिस के लिए इसको यहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं। और आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी वो जीपी पर यूनिट आएगी। देखें, आपने अगर तो आप थकने वालों में से हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप नहीं थकेंगे, अगर आप विलिंग हों कि आपके पास नया एक नॉलेज आए, नई स्किल आए। ओके जी, अब आपको ये बात पता है कि जो सेल पर यूनिट है क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट में उसने चेंज कर दी है और वो 875 रखने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर 875 रखेंगे और जीपी पर यूनिट आपके पास अभी है नहीं, तो आप उसको जीपी पर यूनिट एज इट इज़ लिख दें, इज़ इक्वल टू डालें, और सेल पर यूनिट जो दूसरे पार्ट में वो 875 है, वो आप यहाँ पर पुट करें 875। इससे आगे माइनस है, और कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल चुके हैं न्यू वाली, और वो ये न्यू कॉस्ट है, और 585 आपने निकाल ली हुई, वही 585 आप यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास ये स्टेटमेंट यहाँ से पूरी हो जाएगी। अब आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें। आपने क्या करना है, 875 में से माइनस करना है 585, तो ये आपके पास क्या चीज़ आई जो जीपी पर यूनिट आपने निकाला है वो कैलकुलेट होके निकला है, बोल्ड कर दिया, और हमने निकाला क्या है, जीपी पर यूनिट। ये सेकंड ऑप्शन हम चला रहे हैं, और सेकंड ऑप्शन के लिए जीपी पर यूनिट आ गया 90। अब इसके साथ आपने एक जीपी पर यूनिट का दूसरा फार्मूला भी पढ़ा है। जीपी पर यूनिट वो किसको इक्वलाइज करती है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दें यूनिट सोल्ड के ऊपर। और हमारे क्वेश्चन में जो मांगा गया है एक्चुअली वो यही यूनिट सोल्ड हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं, ये रिक्वायर्ड है। उसके लिए जीपी पर यूनिट ये अभी आपने निकाला 290, तो जीपी पर यूनिट की जगह पर आप 290 पुट कर दें, और इसके आगे ग्रॉस प्रॉफिट भी आप निकाल चुके हैं, ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट वो ये है, और ये
75 लाख है। वो कह रहा है यही सेम जीपी हमें दोबारा चाहिए, तो इसलिए आपने यही जीपी यहाँ पर पुट कर देना है 75 लाख, 75 लाख ओके। और इसको डिवाइड करना यूनिट सोल्ड पे, वो आपको पता नहीं है तो आप यूनिट सोल्ड एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट अब आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो यूनिट सोल्ड हैं ये वाले, ये इधर डिवाइड हो रहे हैं। जब आप इज इक्वल टू से इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ क्या बचेगा 290 है और फिर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं और वो इधर यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बचा, वैसे ही 75 लाख वहाँ पे बच गया। अब अगले स्टेप में आप देखें आपने क्या करना है। यहाँ पर जो ये 290 हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू, और उधर क्या 75 लाख और डिवाइड करना है आपने इसको 290 से। क्लियर हो रही है बात, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब फाइनल जो स्टेप आपने लेना वो मैथमेटिकल है। आपने क्या करना है 75 लाख इसको डिवाइड करना है 290 पे, तो आपके पास आंसर आ गया 25862। लेकिन जी हमारे पास ये आया 25862। अब हम यहाँ से अपना आंसर चेक करते हैं। ये हमने बी पार्ट किया था, तो यहाँ बी पार्ट चेक करें। जो हमारे पास आंसर आया हुआ है 25862 और हमने जो आंसर निकाला है वो भी 25862। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम चलते जा रहे हैं और यहाँ तक हमने सॉल्व किया। और इसका थीम सिर्फ एक ही था कि अगर आपकी कॉस्ट 10 की बजाय 11 हो गई तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने चेंज हो गए। तो वही हमने काम किया। इस ए के अंदर भी हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता किए और इस बी के अंदर भी हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता किए। एक दफ़ा 28302 और एक दफ़ा 25862। अच्छा मैं ना आपके साथ एक मैजिक शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें आपके पास ओल्ड जीपी आया हुआ है 75 लाख। अब आपको जो क्वेश्चन का थीम था ना कि यूनिट्स चाहे बदल दें मगर आपको सेम जीपी चाहिए, यूनिट्स आप चाहे बदल दें आपके पास सेम जीपी यहाँ पर आया हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन चूँकि ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इसको अटेस्टिफाई भी किया जा सकता है। यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट आप चेंज करें तो सेम जीपी कैसे आएगा। ये आप चाहें तो अभी वीडियो रोक के आप जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो ये चाह रहे हैं कि उनको इसका एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले वो यहाँ पे रुकें। हम थोड़ी सी बात और करेंगे और आपने उसको समझना है कि इसका जो थीम है वो क्वेश्चन का क्या था। हम क्या करना चाह रहे हैं, सेम जीपी लाना है। तो ए पार्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वही सेल्स लिखते हैं, उसी तरह लेस सीजीएस लिखते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए ना वही वाला। अब जो हमने ए पार्ट के लिए किया तो आपके जो सेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यूनिट्स आप कितने बेचना शुरू हो गए हैं ए पार्ट के लिए वो आपको यहाँ से निकल आए थे 28302 ओके। अब आपने वही यूनिट्स यहाँ पे टेक ओवर करने हैं और लिख दें 28302। ये नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हैं और सेल प्राइस इसके लिए आपने क्या रखी थी ए पार्ट के लिए, वो आपको बुक में भी ए पार्ट की सेल प्राइस यहाँ पर दी हुई है 850। इसी 850 को मैं पिक करने लगा हूँ और यहाँ पर आप लिखेंगे 850 इसकी सेल प्राइस है। और जो कॉस्ट है उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वही रखेंगे, वो आपके पास है 28302 और जो न्यू कॉस्ट है वो आपने कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ है क्वेश्चन में और ये देखें न्यू कॉस्ट प्राइस 585 है। इस तरह आप नीचे आएँ और यहाँ पर मेंशन कर दें 585, तो आपके पास वही सेम जीपी आना चाहिए। देखें कितनी इंटरेस्टिंग गेम हो रही है कि आप ओल्ड यूनिट्स और ओल्ड प्राइस सारी लगा रहे हैं
तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 75 लाख। अब आपने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी, यूनिट्स भी बदल दिए, सेल प्राइस भी बदल दी, यूनिट्स बदल दिए, कॉस्ट प्राइस बदल गई, लेकिन जीपी आपका फिर भी सेम आएगा। इसको अब हम चेक करने लगे हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे यहाँ पर 28302 न्यू यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई किया 850 के साथ, मल्टीप्लाई का साइन ठीक कर लें, तो ये आपके पास सेल प्राइस आ गई और कॉस्ट प्राइस कितनी आई 28302 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 585 से, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब आपको ये भी पता है कि सेल में से कॉस्ट प्राइस लेस करें तो आपके पास जीपी आना चाहिए। ओके, आपने बात फॉलो कर ली है। यहाँ पर देखें आपने क्या किया था, ये आपके पास न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और न्यू सेल प्राइस है। न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं ये, और ये है न्यू सेल प्राइस, और उसके नीचे क्या, ये न्यू नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, वही आपने टेक ओवर की। अब आपको करना क्या है, सेल में से CGS लेस करें तो सेम जीपी आना चाहिए जो आपने मेंशन किया हुआ, ये सेम जीपी है, ठीक है, वही जीपी आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और आप समझें, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 28302 नहीं है, हमने और करके लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आंसर ये है। तो हम क्या करें, हम इसी आंसर को टेक ओवर करते हैं ताकि 1-2 रुपये का भी हमारा यहाँ डिफरेंस ना आए। हम इसको राउंड ऑफ करने की बजाय अपने आंसर को ही लिखते हैं जो हमारा एग्जैक्ट ये वाला आंसर आया होगा। तो ये आपके पास आ गई आपकी सेल प्राइस। इसके डेसिमल ज़रा सेट कर लेते हैं, हम थोड़े डेसिमल लिख लेते हैं ताकि हमारे पास पूरी अमाउंट आ रही हो। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इधर आएँ तो हमने इसका राउंड ऑफ आंसर करके लिखा हुआ है, तो ये राउंड ऑफ आंसर 28302 की बजाय हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वही आंसर हम टेक ओवर करते हैं। लें जी, ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो आपको पता है कि अगर आप सेल में से CGS लेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो आप वही काम यहाँ पर करें। आप क्या करने लगे हैं, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करें तो जीपी आता है। तो देखें, यही मैं कह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरती है इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अभी भी 75,000 ही आ रहा है, जबकि आपने सब चीज़ों को चेंज कर दिया। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या था, गौर से देखें, आपके पास 3000 यूनिट थे और 750 प्राइस थी। आपने नीचे आके यहाँ पे क्या किया, यूनिट्स भी बदल दिए 28302, सेल प्राइस भी बदल दी 850। जो पुराना था वहाँ पे कॉस्ट चेक करें, वहाँ पे यूनिट थे 30,000 और 500। यहाँ पे आप चेक करें, आपने यूनिट्स भी बदल दिए और आपने कॉस्ट भी बदल दी, लेकिन आपके पास जीपी वहीं का वहीं सेम आ रहा है। तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो एक्स्ट्रा और एडिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो। तो मैं आपको अब सेकंड पार्ट भी इसको सॉल्व करेंगे, और उससे भी आप चाहे सॉल्व करें तो सेम जीपी आना चाहिए। तो उसकी सेल्स प्राइस आप पता करें, जैसे आपने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस किया था, इसके जो यूनिट्स हैं वो हमने चेंज कर दिए, वो निकले 25862। तो हम यूनिट्स लिखते हैं 25862, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यू सेल प्राइस के साथ। और दूसरी ऑप्शन में जो सेल प्राइस दी हुई है वो 875 थी। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, और वो सेल प्राइस हमने यहाँ से उठाई है 875, तो आप भी यहाँ लिख दें 875। ये हमारे पास सेल प्राइस कंप्लीट हो गई। लेस करना था कॉस्ट से, और यूनिट्स उसके लिए आपने जो लिखे हुए हैं वो हैं 25862, और कॉस्ट आपने पहले ही पुरानी निकाली हुई है। जो आपके पास कॉस्ट अब न्यू आई हुई है वो 585 है, वो हमने ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको दोबारा, यहाँ से चेक करें, ये न्यू कॉस्ट प्राइस आपने 585 ली हुई है। आप चूँकि यहाँ पर यूनिट्स भी नए ले रहे हैं और सेल प्राइस भी नई ले रहे हैं, तो यहाँ कॉस्ट भी नए यूनिट होंगे और नई सेल प्राइस होगी जो कि 585 थी, आपने उसको यहाँ लिख लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट फिर 75 लाख आना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर यूनिट्स का है वो ये है 25862,
और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 875 से, जो इधर लिखा हुआ है, तो आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास सेल प्राइस आ गई। और फिर आपने दोबारा से जो यूनिट्स कैलकुलेट किए हुए नए वाले, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस से, वो 585 है, आपने वो पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर जीपी कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे निकलेगा, सेल में से आप लेस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास जीपी निकल आएगा। और आप चेक करें वो सेम जीपी फिर दोबारा से आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन की खूबसूरती थी, यही हमारा क्वेश्चन था कि आप यूनिट्स बदल दें, आप प्राइस बदल दें, तो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेम आएगा दोनों सूरतों में, ये ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। हमारा थीम क्या था कि आप पुराना काम कर रहे थे और आपका जीपी था 750-100, अब आपने अपनी सेल कॉस्ट भी चेंज की और अपना सेल प्राइस भी चेंज की, कॉस्ट भी चेंज की, सेल प्राइस भी चेंज की, मगर सेम जीपी आपके पास आ रहा है जैसे आप ओल्ड कमा रहे थे। ओके जी, इस क्वेश्चन की थीम के मुताबिक आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और हमने ये वाले सारे स्टेप्स टेक ओवर किए हैं, और ये स्टेप हर बंदा टेक ओवर नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट जो चाहता है कि उसके नॉलेज में एक्स्ट्रा एडिशनल उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो, सिर्फ ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन तक, जब तक हम नए क्वेश्चन के लिए आपके पास आएंगे, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दे दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।